Next topic from the general surgery is about the aseptic techniques and sterilizations. This chapter is important for MCQs, but इसमें से UQ आ सकता है. एक ही UQ आया हुआ है, उसको हम सॉल्व कर लेंगे. बट ये MCQs के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है. इसमें फ़र्स्ट ऑफ ऑल इज़ अ डीकंटामिनेशन. डीकंटामिनेशन के नाम से पता चल रहा है कि आप क्या करोगे कि जो आपके सर्जरी में यूज़ होने वाले इंस्ट्रूमेंट्स हैं. अब ये जो एसेप्टिक टेक्निक्स और स्टेरिलाइजेशंस का चैप्टर है, इसमें दरअसल आप ये पढ़ोगे कि आपने सर्जरी करनी है और वो जो सर्जरी करने के लिए इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ किए जा रहे हैं, चीज़ें यूज़ की जा रही हैं पेशेंट के ऊपर, वो साफ़ सुथरी होनी चाहिए. तो उसके लिए हम क्या क्या करते हैं, उसको साफ़ सुथरा करके फिर ही पेशेंट के ऊपर यूज़ करते हैं ताकि पेशेंट के अंदर इन्फेक्शन ट्रांसमिट ना हो. एसेप्टिक टेक्निक्स फॉलो करते हैं. तो उसके लिए डीकंटामिनेशन करते हैं कि जो रीयूजेबल इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनको आपने दोबारा इस्तेमाल करना है, एक पेशेंट के लिए यूज़ किया, फिर दूसरे पेशेंट के लिए यूज़ किया, फिर तीसरे पेशेंट के लिए, उनको आपने रीयूज़ करना है. तो उनमें से अनवांटेड चीज़ें उतार दें. लाइक रीयूजेबल जो मेडिकल डिवाइसेस हैं, इक्विपमेंट्स हैं, सर्फेसेस हैं, उन पर से आपने क्या करना है, एलिमिनेट और रिड्यूस द लेवल्स ऑफ वेजिटेटिव माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड अनवांटेड मटेरियल्स. कि वहाँ पे जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बैठे हुए हैं, गंद मचा रहे हैं, उनको आपने एलिमिनेट करना है, या तो उनके लेवल को कम करना है या रिड्यूस करना है. तो उस प्रोसीजर को हम कहते हैं डीकंटामिनेशन. लेकिन इसका पर्पस क्या होगा डीकंटामिनेशन का, कि आप इन्फेक्शन को मिनिमाइज़ करें और बैक्टीरियल कोलोनाइजेशन को मिनिमाइज़ करें, कम करें, इन्फेक्शन ना हो, बैक्टीरिया फर्दर ग्रो ना करें. तो इसको हम 3 तरह से कर सकते हैं. वो है क्लीनिंग, डिसइंफेक्शन और स्टेरिलाइजेशन. क्लीनिंग क्या होती है कि जो आपको सामने चीज़ नज़र आ रही है कि गंदी है, उसको आपने साफ़ करना है. जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप टेबल डस्ट करते हो अपने घर का, तो टेबल के ऊपर जो डस्ट आपको नज़र आ रही है, उसके लिए जो आप प्रोसेस करते हो दैट इज़ क्लीनिंग. आप क्या करोगे, कपड़ा पकड़ोगे, उसको गीला करोगे और टेबल के ऊपर उसकी सफाई कर दोगे. तो ये जो सफाई होती है, सिंपली जो आपको विजिबल चीज़ें नज़र आ रही हैं उनको आपने रिमूव करना है, लाइक ब्लड, टिश्यूज़, बॉडी फ्लूइड रेजिड्यूज़, डिग्रेडेशन प्रोडक्ट्स, बायोजेंस, टॉयल डस्ट फ्रॉम द रीयूजेबल डिवाइसेस. इसको आप कहते हो क्लीनिंग. लेकिन ऑब्वियसली आपके टेबल के ऊपर जो माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स हैं वो तो आपको नज़र ही नहीं आ रहे, उनको आप कैसे साफ़ करोगे. उसके लिए तो आपके पास स्पेशल चीज़ होनी चाहिए कोई. लाइक आप अपने घरों में डिटर्जेंट्स यूज़ करते हो कपड़े साफ़ करने के लिए. इसी तरह टेबल को वॉश करने के लिए आपके पास जो है वो क्लींजर्स होते हैं अच्छे अच्छे वाले, जो बैक्टीरिया को किलिंग में होते हैं. इसी तरह जो है जो माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स हैं वो क्लीनिंग से साफ़ नहीं होंगे. उसके लिए आपको कुछ और यूज़ करना पड़ेगा, लाइक डिसइंफेक्शन, स्टेरिलाइजेशन. ठीक हो गया. तो विजिबल चीज़ों को रिमूव करने के लिए उसको हम कहते हैं क्लीनिंग. वो किस तरह से कर सकते हो, आप वार्म वाटर यूज़ कर सकते हो, या आप डिटर्जेंट यूज़ करते हो, सॉल्वेंट यूज़ करते हो, मैनुअल या मैकेनिकल मेथड से. फिर दूसरी चीज़ आती है डिसइंफेक्शन. डिसइंफेक्शन जो है, इसमें आप क्या करोगे, वो जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको तो आप किल कर लोगे, लेकिन जो स्पोर्स हैं उनको आप किल नहीं कर सकते. तो ये हमारे पास 3 तरह का होता है. लो होता है, इंटरमीडिएट होता है और हाई डिसइंफेक्शन होती है. लो डिसइंफेक्शन में क्या होता है कि आपके सारे के सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मर जाते हैं, सिवाय एक्सेप्ट किसके, ट्यूबरकल, बेसिलाई और बैक्टीरियल स्पोर्स के. इंटरमीडिएट में क्या होता है, आपके ट्यूबरकल्स भी मर जाते हैं, वायरसेस, फंगस भी मर जाती है, लेकिन कुछ स्पोर्स मरते हैं, सारे के सारे स्पोर्स नहीं मरते. और जो हाई होती है उसमें सारे सारे माइक्रोब्स जो हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन स्पोर्स रह जाते हैं. तो स्पोर्स को किल करने के लिए फिर आपके पास कुछ और होना चाहिए जो कि स्टेरिलाइजेशन में होता है. ठीक हो गया. अब मेथड्स ऑफ डिसइंफेक्शन क्या है, वी हैव द केमिकल मेथड्स, वी हैव द फिज़िकल मेथड्स. ठीक है. तो केमिकल मेथड्स में हमारे पास क्या क्या आ जाता है, केमिकली हम क्या क्या यूज़ कर सकते हैं. अल्कोहल यूज़ कर सकते हैं, फॉर्मेल्डिहाइड यूज़ कर सकते हैं, ग्लूटाराल्डिहाइड यूज़ कर सकते हैं, और सोडियम हाइपोक्लोराइड यूज़ कर सकते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल इज़ द अल्कोहल. तो अल्कोहल आप कब यूज़ करते हो, आपको पता है, जब भी आप किसी पेशेंट को की आईवी कुछ करने लगते हो वेन के साथ, तो वेने पंक्चर से पहले आप वहाँ पे अल्कोहल वाइप्स से उस जगह की सफाई करते हो. ठीक है. लाइक इसको हम टेलीफोन्स, थर्मोमीटर, स्टेथोस्कोप और लाइटली कंटेमिनेटेड ऑब्जेक्ट्स को सफाई करने के लिए अल्कोहल यूज़ करते हैं. फिर होता है फॉर्मेल्डिहाइड. फॉर्मेल्डिहाइड जो है ये रेस्पिरेटरी थेरेपी जो इक्विपमेंट्स होते हैं उनको ट्रीट करने के लिए, उनकी सफाई करने के लिए हम फॉर्मेल्डिहाइड यूज़ करते हैं. तो आपने ये MCQ के लिए याद रखना है कि रेस्पिरेटरी इक्विपमेंट्स की सफाई के लिए हम यूज़ करते हैं फॉर्मेल्डिहाइड.
फिर होता है ग्लूटाराल्डिहाइड जिसको 2% सिडेक्स कहते हैं। अब ये फॉर्मेल्डिहाइड से ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, 10 टाइम्स मोर इफ़ेक्टिव है। ये क्या करेगा, ये रैपिडली माइक्रो ऑर्गेनिज़म को डिस्ट्रॉय करेगा, लेकिन स्पोर्स के अगेंस्ट हेल्पफुल नहीं है क्योंकि ये डिसइंफेक्शन कर रहा है। तो इसके बाद आ जाता है सोडियम हाइपोक्लोराइड 0.1%। हाइपोक्लोराइड से समझ आ रहा है कि इसके अंदर क्लोरीन होती है। तो ये कैसे काम करेगा, इसके अंदर क्लोरीन निकलेगी और वो डैमेज करेगी बैक्टीरियल सेल वॉल को। बैक्टीरिया मर जाएंगे, तकरीबन 1 मिनट के अंदर अंदर मर जाएंगे सारे बैक्टीरिया। वायरसेस और फंगाई जो हैं वो भी ससेप्टेबल हैं, लेकिन ट्यूबरकुलर जो बेसिल है वो रेजिस्टेंट हैं। अब कौन कौन से सोडियम हाइपोक्लोराइड कहाँ कहाँ यूज़ होता है, बाथ्स को डिसइंफेक्ट करने के लिए, क्रेडल्स, फर्नीचर और लेबोरेटरी सीट्स को। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं फ़िज़िकल एजेंट्स। फ़िज़िकल एजेंट्स में क्या होता है, 2 चीज़ें होती हैं, एक लो टेम्परेचर स्टीम है और एक बॉइलिंग वाटर है। कि हमने क्या करना है कि स्टीम जो है ना उसका टेम्परेचर जो है वो 73 डिग्री सेल्सियस है। फॉर 20 मिनट्स हमने जो है ना सब एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर हैविली कंटामिनेटेड इंस्ट्रूमेंट्स को रख देना है। स्टीम के थ्रू साफ़ हो गया, टेम्परेचर जो है वो लो है 73 डिग्री सेल्सियस फॉर 20 मिनट्स। उसके बाद जो है बॉइलिंग वाटर, 100 डिग्री सेल्सियस पे जो वाटर बॉयल होता है उसमें 5 मिनट के लिए इंस्ट्रूमेंट्स को रखो तो उनकी सफाई हो जाएगी। तो केमिकल एजेंट्स हैं, फिज़िकल एजेंट्स हैं। केमिकल एजेंट्स में क्या क्या है, अल्कोहल है, फॉर्मेल्डिहाइड है, ग्लूटाराल्डिहाइड है और सोडियम हाइपोक्लोराइड है। और फिज़िकल एजेंट्स में लो टेम्परेचर स्टीम है और इसके अलावा बॉइलिंग वाटर है। फिर आ जाता है स्टेरिलाइजेशन। स्टेरिलाइजेशन में क्या होता है कि सारे के सारे जो माइक्रोबियल ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो सारे किल हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया, वायरसेस, स्पोर्स, फंजाई सारे हो जाएंगे। और ये किस तरह से करते हैं, हीट के थ्रू या केमिकल एजेंट्स के थ्रू। फर्स्ट ऑफ ऑल इज स्टेरिलाइजेशन विद हीट। अब हीट जो यूज़ होती है वो 2 तरह से होती है, मॉइस्ट हीट हो सकती है और ड्राई हीट हो सकती है। मॉइस्ट हीट में जो हम यूज़ करते हैं, स्टेरिलाइजेशन करते हैं, उसको कहते हैं ऑटोक्लेविंग। ऑटोक्लेविंग करते हैं, ठीक है। ऑटोक्लेविंग में ना एक टेम्परेचर होता है, एक हमारा प्रेशर होता है और एक टाइम होता है। 3 चीज़ें हैं, टेम्परेचर, प्रेशर, टाइम, ठीक है। जैसे हमारे घरों में प्रेशर कुकर होता है ना, कि उसके अंदर बहुत ज़्यादा प्रेशर पे, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पे स्टीमिंग होती है और उसको हम एक ख़ास टाइम के लिए खाने को बनाते हैं। इसी तरह ये होता है। तो प्रेशर कितना है, ये एमसीक्यूज़ के लिए आपने याद रखना है, कितना प्रेशर है और कितना टेम्परेचर है और कितने मिनट है, ठीक है। तो प्रेशर कितना है 15 पाउंड्स, टेम्परेचर कितना है 121 डिग्री सेल्सियस, और टाइम कितना है 15 मिनट्स। या दूसरा क्या है कि प्रेशर हमारा डबल हो जाए, 15 की जगह 30 और टेम्परेचर जो है वो 134 डिग्री सेल्सियस हो जाए, ठीक है। और जब ऑब्वियसली प्रेशर ज़्यादा है, टेम्परेचर जो है पहले से ज़्यादा कर दिया है हमने, 30 पाउंड्स है, 134 है, तो इसमें 3 मिनट के अंदर इंडस्ट्रियलाइजेशन हो जाती है। तो 15 पाउंड्स पे अगर हम करते हैं 15 पाउंड्स 121 डिग्री सेल्सियस तो हमें 15 मिनट लगेंगे। लेकिन अगर हम 30 पाउंड्स पे 134 डिग्री सेल्सियस पे करेंगे तो हमें 3 मिनट लगेंगे, ठीक है। तो आजकल जो है हम मोस्ट कॉमनली इसको यूज़ कर रहे होते हैं, जो कि ऑपरेशन थिएटर में स्टेरिलाइजेशन के लिए, टू किल ऑल फॉर्म्स ऑफ बैक्टीरिया एंड हीट रेजिस्टेंट स्पोर्स आर आल्सो किल्ड। दूसरा होता है मॉइस्ट हीट के बाद ड्राई हीट, जिसमें हम हॉट एयर अवन यूज़ करते हैं। अब ये हम कब यूज़ करेंगे, जो फाइन कटिंग एजेस वाले इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं ना, लाइक ऑफ्थेल्मिक इंस्ट्रूमेंट्स, वहाँ पे हम ड्राई हीट यूज़ करते हैं। टेम्परेचर यहाँ पे कितना होता है 180 डिग्री सेल्सियस। तो ऑटोक्लेव में टेम्परेचर 121 या 134 था, यहाँ पे 180 है। तो हीट के थ्रू हमने किया मॉइस्ट हीट, ऑटोक्लेविंग या ड्राई हीट, जिसमें हॉट एयर ओवन था। अब आता है दूसरा स्टेरिलाइजेशन विद केमिकल्स। इसमें हम इथाइलिन ऑक्साइड यूज़ कर सकते हैं, ग्लूटाराल्डिहाइड यूज़ कर सकते हैं।
इथाइलिन जो है ये एक इथाइलिन ऑक्साइड जो है ये नॉन करेसिव गैस है, और ये हम कब यूज़ करते हैं टू उन चीज़ों को करने के लिए जो हीट और मॉइस्चर सेंसिटिव हैं, सच एज lenses, electrical components, sutures and single use items before packing। तो दो चीज़ें आपने याद रखनी है, lenses और sutures। इनको करने के लिए जो कि हीट और मॉइस्चर सेंसिटिव हैं हम इथाइलिन ऑक्साइड यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इज़ 2% ग्लूटाराल्डिहाइड। इसको हम डिसइंफेक्टेंट में भी हमने यूज़ किया था ना, लेकिन अगर हम इसका एक्सपोजर टाइम बढ़ा दें तो ये स्टेरिलाइजेशन भी कर सकता है। फिर होता है कॉम्बिनेशन ऑफ लो टेम्परेचर स्टीम, वो जो हमने जिसके साथ डिसइंफेक्शन की थी, और फॉर्मेल्डिहाइड जिसके साथ हमने अगर डिसइंफेक्शन की थी। अगर हम इन दोनों का कॉम्बिनेशन यूज़ करें तो ये स्टेरिलाइजेशन करते हैं। ये भी हीट सेंसिटिव मटेरियल्स के लिए होता है और प्लास्टिक कंपोनेंट्स के लिए होता है। ठीक है, फिर हीट केमिकल्स हो गए। अब इरेडिएशन के थ्रू भी हम स्टेरिलाइजेशन कर सकते हैं, लाइक गैमा रेज इसमें हम यूज़ करते हैं। और किन चीज़ों को करने के लिए, सिरिंजेस, कैथेटर्स और आईवी कैन्यूलास। ठीक है, सिरिंजेस, कैथेटर्स और आईवी कैन्यूलास, इनको सफाई करने वाले हम गैमा रेज यूज़ करते हैं। फिर होता है पर एसिटिक एसिड्स के थ्रू जो स्टेरिलाइजेशन करते हैं। पर एसिटिक एसिड, इसके थ्रू हम स्पोर्स, बैक्टीरिया, वायरसेस, यीस्ट, फंजाई, इन सब को जो है वो ट्रीट करते हैं। इसमें हम रूम टेम्परेचर वेपराइज्ड पर एसिटिक एसिड यूज़ करते हैं, जिसको हम प्रेशराइज्ड चैम्बर में डाल देते हैं। इसमें क्या क्या यूज़ होता है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, इथाइलिन ऑक्साइड और गैमा इरेडिएशन। इससे ज़्यादा अच्छा होता है ये पर एसिटिक एसिड अगर उनको करें। फिर मॉनिटरिंग करनी होती है हमने, तो मॉनिटरिंग के लिए ना हमारे पास एक स्पेशल स्ट्रिप होती है हीट सेंसिटिव, उससे हम मॉनिटर करते हैं। तो वो स्ट्रिप हम अंदर डाल देते हैं, वो अपना कलर चेंज करती है, तो हमें पता चल जाता है इतना टेम्परेचर हो गया है और अब ये स्टेरिलाइजेशन के लिए हेल्पफुल है इतना टेम्परेचर। तो ये आपने एमसीक्यू के लिए ये चीज़ें याद रखनी है कि जो हमारे ड्रेसिंग मटेरियल्स और ग्लव्स होते हैं उनको हम ऑटोक्लेविंग से करते हैं सफाई। ड्रेसिंग मटेरियल्स और ग्लव्स जो हमारी होती हैं, कैथेटर्स, सिरिंजेस, आईवी कैन्यूलास, फाइन कटिंग एज इंस्ट्रूमेंट्स फॉर एग्जांपल ऑफ्थेल्मिक इंस्ट्रूमेंट्स, इन सब को हम गैमा रेज और हॉट एयर ओवन में डालते हैं। ठीक है, जो हमारे हैं कैथेटर्स और सिरिंजेस और आईवी कैन्यूलास, ये गैमा रेज इनको किल करेंगी, और जो फाइन कटिंग एज इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ्थेल्मिक इंस्ट्रूमेंट्स वो हॉट एयर ओवन में होंगी। मैंने आपको पहले बताया ड्राई हीट के थ्रू हम फाइन कटिंग एजेस को ट्रीट करते हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाता है हीट सेंसिटिव मटेरियल्स लाइक प्लास्टिक्स। इसके लिए क्या यूज़ कर रहे थे हम, हीट सेंसिटिव के लिए, हीट और मॉइस्चर सेंसिटिव के लिए इथाइलिन ऑक्साइड। ठीक है, उसके बाद जो एंडोस्कोप्स होते हैं इनके लिए हम पर एसिटिक एसिड यूज़ करते हैं। जो स्किन होती है उसको हम पायोडीन, अल्कोहल और डिटोल से साफ़ करते हैं। सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स लाइक आर्टरी फॉरसेप्स, क्लैम्प्स, नीडल होल्डर्स, इनको हम स्टीम अंडर प्रेशर एंड टेम्परेचर करते हैं। थर्मोमीटर्स और स्टेथोस्कोप जो है इनको हम अल्कोहल से ट्रीट करते हैं। और रेस्पिरेटरी वाले जो होते हैं ये फॉर्मेल्डिहाइड के थ्रू करते हैं। फिर होता है एसेप्सिस, एंटीसेप्सिस और एंटीसेप्टिक्स। एसेप्सिस क्या होती है, methods of preventing the contamination of wound and other sites by ensuring that only sterile objects and fluids come into contact with them। कि हम कंटेमिनेशन ऑफ वूंड ना होने दें, किस तरह से कि सिर्फ वही ऑब्जेक्ट्स और फ्लूइड्स उनके साथ यूज़ करें उन चीज़ों के वूंड के ऊपर जो कि स्टेराइल है। इसमें हम कुछ नहीं कर रहे, इसमें हम कुछ भी नहीं कर रहे, सिर्फ उसकी कांटेक्ट को अवॉइड कर रहे हैं।
सिर्फ स्टेराइल ऑब्जेक्ट्स और फ्लूइड्स उसके साथ कांटेक्ट में आए और कुछ भी ना आए, दिस इज़ एसेप्सिस। एंटीसेप्सिस में हम सॉल्यूशंस यूज़ कर रहे होते हैं लाइक क्लोरहेक्सिडीन, आयोडीन, अल्कोहल फॉर डिसइंफेक्शन, तो इसको कहते हैं एंटीसेप्सिस। और एंटीसेप्टिक्स क्या होते हैं, वो केमिकल्स होते हैं जो कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करने के लिए ऑन द स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन यूज़ होते हैं। फॉर एग्जांपल अल्कोहल, आयोडीन, क्लोरहेक्सिडीन। तो एसेप्सिस ये है कि सिर्फ सेप्टिक इंस्ट्रूमेंट्स आएँ, स्टेराइल साफ़ सुथरे इंस्ट्रूमेंट्स कांटेक्ट करें। एंटीसेप्सिस में हम सॉल्यूशंस यूज़ कर रहे थे टू डिसइंफेक्ट, और एंटीसेप्टिक्स में हम केमिकल्स यूज़ कर रहे हैं टू किल द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। कौन से फैक्टर्स होते हैं विच आर कंट्रीब्यूटिंग टू द एसेप्सिस इन द ऑपरेशन थिएटर? तो सबसे पहले हमने पेशेंट को प्रिपेयर करना होता है। अगर पेशेंट गंदा मंदा आके सर्जरी करवाना शुरू कर देगा तो क्या होगा, उसकी सर्जरी अच्छी होगी नहीं, इन्फेक्शन उसको होंगे। तो इस वजह से इम्पॉर्टेंट होता है कि पेशेंट की प्रिपरेशन अच्छी सी करें, उसको साफ़ सुथरा करके फिर हॉस्पिटल में लेके आएँ ऑपरेशन के लिए। जो हॉस्पिटल में स्टे मतलब पेशेंट आया और 72 आवर्स के अंदर अंदर अगर उसको इन्फेक्शन होता है तो हमने ये कहना है कि हॉस्पिटल से एक्वायर हुआ है, ठीक है। लेकिन अगर 72 आवर्स से पहले वो इन्फेक्शन हुआ था तो वो हॉस्पिटल से नहीं हुआ, वो बाहर से लेके आया था। तो पेशेंट को क्या करना है, एंटीसेप्टिक सोल्यूशन से उसकी सब पहले उसको शॉवर देना है, उसके बाद उसको शिफ्ट करना है, मतलब उसका अच्छा सा गाउन उसको साफ़ सुथरा पहनवाना है और उसको क्लीन बेड के ऊपर लेके आना है। फिर उसकी शेविंग हमने पहले भी पढ़ी थी कि प्री ऑपरेटिवली हमने उसके जो है वो हेयर रिमूव नहीं करने, उसका थोड़ा सा टाइम रखना है, मतलब कि इतनी देर पहले हमने करना है। इमीडिएटली बिफोर ऑपरेशन हमने शेविंग नहीं करनी होती, और अगर हमने करनी होती है तो फिर हम उसके जो है उसके लिए हम रेज़र्स यूज़ नहीं करते, हम इलेक्ट्रिक क्लिपर्स के थ्रू करते हैं, ठीक है। तो ये बहुत ख्याल रखना होता है। अगर ये देखें, अगर ये एरिया है इसके ऊपर बाल है, ये वाले बात सुने, अगर ये एरिया इसके ऊपर बाल है तो हमने पहले देखना है कि क्या ये बाल ज़रूरी हैं उतारने। अगर ज़रूरी नहीं है तो फिर नहीं उतारने, अगर ज़रूरी हैं तो फिर इमीडिएटली बिफोर ऑपरेशन जो है उसको हमने रिमूव करना है। और फिर हमने किससे रिमूव करना है, इलेक्ट्रिक क्लिपर से। फिर वो सफाई करके उस जगह की हमने वहाँ पे पेंटिंग और ड्रेपिंग करनी है। एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन सारा पेशेंट के ऊपर लगाना है स्पॉन्ज के साथ, सर्कुलर मैनर में, ठीक है। और फिर उस स्पॉन्ज को डिस्कार्ड कर देना है। तो मल्टीपल स्पॉन्जेस इसके लिए हम यूज़ करते हैं। फिर प्रोफिलेक्टिक एंटीबायोटिक्स देते हैं एट द टाइम ऑफ इंडक्शन ऑफ एनेस्थीसिया। अभी हमारा पेशेंट जो है वो प्रिपेयर हो गया, हमने उसकी शेविंग कर ली है, शॉवरिंग कर दिया, शिफ्टिंग कर दिया, उसकी पेंटिंग और ड्रेपिंग कर दिया। अब सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स की प्रिपरेशन, उसके लिए हमने पहले देख लिया कि क्लीनिंग, डिसइंफेक्शन और स्टेरिलाइजेशन करते हैं। फिर सर्जन ने कैसे अपने आप को प्रिपेयर करना है, सबसे पहले उसने हैंड वॉशिंग करनी है अप टू एल्बो, बैक्टीरियासिडल एजेंट को यूज़ करते हुए अपने हाथ साफ़ करने हैं बाजू तक, ऊपर तक। फिर ग्लव्स पहनने हैं, सर्जिकल ग्लव्स, ठीक है। तो 2 पेयर्स ऑफ ग्लव्स जो है वो होने चाहिए, सिर्फ एक ग्लव नहीं, डबल ग्लव्स चढ़ाएं। उसके बाद मास्क हैं और हेयर कवर है, सर्जिकल गाउन्स हैं। फिर ऑपरेशन थिएटर को कैसे हमने प्रिपेयर करना है, कि वहाँ पे टेम्परेचर जो है वो एडजस्ट होना चाहिए। इतना टेम्परेचर होना चाहिए 19 डिग्री सेल्सियस और 22 डिग्री सेल्सियस के दरमियान में। और ह्यूमिडिटी जो है 45 to 55% होनी चाहिए और एडिक्वेट लाइट्स होनी चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए वेंटिलेशन सिस्टम्स होने चाहिए जो फ़िल्टर करते रहे एयर को और बैक्टीरियल लोड को ख़त्म करते जाएं। वेंटिलेशन सिस्टम्स होने चाहिए। सर्जिकल टेक्निक्स में क्या है, पुअर टिश्यू हैंडलिंग और इनएडिक्वेट हीमोस्टेसिस रिजल्ट्स इन डीवाइटलाइजेशन ऑफ
टिश्यूज़, तो इनकी हमने जो है वो अच्छे से टिश्यू हैंडलिंग करनी है और हीमोस्टेसिस जो है उसको सिक्योर करना है। तो ये चीज़ें हैं पेशेंट प्रिपरेशन, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स प्रिपरेशन, सर्जन प्रिपरेशन, ऑपरेशन थिएटर प्रिपरेशन और सर्जिकल टेक्निक्स। हाई रिस्क पेशेंट्स कौन से हैं? जिनके अंदर हेपेटाइटिस बी या हेपेटाइटिस सी पॉजिटिव है या HIV पॉजिटिव है। तो ये इन्फेक्शन जो है वो सर्जन तक भी जा सकता है, अटेंडेंट्स तक भी जा सकता है। तो इसको कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? ये हमने पहले UQ भी सॉल्व किया था सर्जिकल इन्फेक्शंस में। जो भी मेंबर है स्टाफ का उसको प्लास्टिक एप्रन पहनना है, वाइज़र और डबल ग्लव्स पहनने हैं। डिस्पोजेबल गाउन्स और ड्रेप्स जो हैं वो इसेंशियल हैं। बूट्स रादर देन ओपन शूज़ जो हैं वो पहनने हैं ताकि फीट की प्रोटेक्शन रहे। शार्प इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं उनको कम से कम यूज़ करना है। डायाथर्मी और सीजर्स उनकी जगह यूज़ करें फॉर डायसेक्शन। राउंड बॉडी नीडल्स यूज़ करें प्रेफर्ड ओवर द कटिंग वंस। और उसके बाद ये है कि एट द एंड ऑफ ऑपरेशन डिस्पोजेबल आइटम्स जो हैं उनको सारा इकट्ठे करें और लेबल करें कि ये हमने चीज़ें यूज़ की हैं, उनको डिस्कार्ड करें। ऑपरेशन थिएटर को साफ़ करें विद द डाइल्यूटेड हाइपोक्लोराइड। जब पेशेंट वार्ड में है तो कोई भी डिस्चार्ज उसका बॉडी फ्लूइड्स हैं या ओपन वूंड है उसको हमने देखना है विद द डबल ग्लव्स एंड गॉगल्स और पेशेंट को आइसोलेट रखना है। तो एक तो स्टाफ का ख्याल रखना है और डिस्पोजेबल गाउन्स, ड्रेप्स, वो सारा बूट्स कैसे पहनने हैं, उस पर इंस्ट्रूमेंट्स कैसे यूज़ करने हैं, ऑपरेशन थिएटर को सफाई करना है सारा एट द एंड ऑफ ऑपरेशन विद द डाइल्यूटेड हाइपोक्लोराइड। और आफ्टर जब वो वार्ड में चला गया शिफ्ट होके ऑपरेशन के बाद तो उसकी जितनी भी सिक्रीशंस हैं उन सबको हैंडल करना है विद द डबल ग्लव्स एंड गॉगल्स और पेशेंट को आइसोलेटेड रखना है। फिर हेपेटाइटिस बी एक्सपोजर इन सर्जरी। अगर पेशेंट को एक पेशेंट था उसको हेपेटाइटिस बी था, उसकी सर्जरी की लेकिन सर्जन जो है वो गलती से उसको नीडल प्रिक हो गया, तो अब हम क्या करेंगे? अगर सर्जन वैक्सीनेटेड नहीं है तो उसको इम्यूनोग्लोबुलिन देंगे और वैक्सीन देंगे 2 डिफरेंट साइट्स पे। और अगर वो वैक्सीनेटेड था तो फिर हमने उसका एंटीबॉडी लेवल देखना है, हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीबॉडी लेवल। अगर वो 10 से ज़्यादा है तो कोई ट्रीटमेंट नहीं चाहिए, लेकिन अगर एंटीबॉडी का लेवल 10 से कम है तो फिर हमने उसको इम्यूनोग्लोबुलिन देनी है और हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन देनी है। हेपेटाइटिस सी की कोई इम्यूनाइजेशन नहीं है। और ये सब कुछ था हमारा इस चैप्टर में से। Sterilization is complete killing of all forms of microorganisms including the bacterial spores. Disinfection is killing or removing of harmful vegetative microorganisms, not the spores. Disinfectant is the chemical substance used to achieve the disinfection. And antiseptic is disinfectant that can be safely used on living tissues. तो ये आपको definitions बहुत अच्छे से आनी चाहिए। लिविंग टिश्यूज़ के ऊपर जो चीज़ यूज़ करते हैं दैट इज़ एंटीसेप्टिक। मेथड्स ऑफ स्टेरिलाइजेशन हमने देखे फिजिकल मेथड्स इन विच वी यूज़ द ड्राई हीट और द मॉइस्ट हीट, यूवी लाइट, आयनाइजिंग रेडिएशन एंड फिल्ट्रेशन। केमिकल मेथड्स में हीट सेंसिटिव इक्विपमेंट्स के लिए यूज़ करते हैं, ये आपने याद रखना है, इथाइलिन ऑक्साइड एंड ग्लूटाराल्डिहाइड। हीट जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट शुड बी यूज्ड व्हेन एवर पॉसिबल। ड्राई हीट जिसमें टेम्परेचर जो है वो 160 डिग्रीज़ है फॉर 1 आवर, और मॉइस्ट हीट जिसमें ऑटोक्लेविंग है 121 या 134 डिग्री सेल्सियस फॉर 10 और 15 मिनट्स। ड्राई हीट जो होती है ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ऑक्सीडेटिव प्रोसेस से किल करती है। इसमें ये सिंपलेस्ट मेथड है जो कि हम यूज़ करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल बंसन बर्नर है उसके लिए। और हॉट एयर ओवन जो है ये आपको नीचे बना हुआ नज़र आ रहा है, ये जो है 160 डिग्री सेल्सियस फॉर 1 आवर यूज़ होता है। ठीक है, तो किसके लिए होता है? मेटल्स, ग्लासवेयर, ऑइंटमेंट्स वगैरह के लिए। मॉइस्ट हीट जो है ये हॉट वाटर यूज़ करती है और इसमें ऑटोक्लेविंग होती है। ऑटोक्लेव जो है ये प्रेशर कुकर की तरह ही वर्क करता है जिसमें प्रेशर जो है वो इंक्रीज़ होता है बॉइलिंग वाटर 100 डिग्री से ज़्यादा। ऑटोक्लेविंग के एडवांटेजेस क्या हैं कि टेम्परेचर जो है वो बहुत ज़्यादा होता है जिससे स्पोर्स किल हो जाते हैं और एक्स्ट्रा हीट जनरेट करता है। स्टीम जो है वो डीपली पोरस मटेरियल्स में रैपिडली जो है ना पेंट्रेट कर सकती है। जितने भी इन्वेसिव प्रोसीजर्स हैं हमारे ऑपरेटिंग रूम के और क्लिनिक्स के, उन सब में ऑटोक्लेविंग जो है वो इंस्ट्रूमेंट्स की ज़रूर करनी चाहिए।
इसकी मॉनिटरिंग हम कैसे करते हैं? फ़िज़िकल मेथड ये है कि हम थर्मोकपल से इसके टेम्परेचर को मेजर करें, और केमिकल मेथड क्या है कि हम जो है वो ऑटोक्लेव टेप यूज़ करें या ब्राउन्स टेप यूज़ करें। और बायोलॉजिकल मेथड क्या है कि वेयर अ स्पोर बियरिंग ऑर्गेनिज्म जो है वो ऐड किया जा रहा है तो उसको कल्चर करके देखा जाए। पास्चराइजेशन हम करते हैं टू प्रिवेंट द डिजीज़ लाइक टाइफाइड, ब्रूसेलोसिस, टीबी एंड क्यू फीवर। अदर फिज़िकल मेथड्स में रेडिएशन है जिसमें यूवी लाइट है, और इसको हम यूज़ करते हैं ट्यूबरक्लोसिस लैब्स में और ऑपरेटिंग रूम्स में। और आयनाइजिंग रेडिएशन में हम गैमा लाइट यूज़ करते हैं, और ये डिस्पोजेबल प्लास्टिक सिरिंजेस, ग्लव्स, स्पेसिमेंस, कंटेनर्स और पेट्री डिशेस को यूज़ होता है करने के लिए। फिल्ट्रेशन में जो है मेम्ब्रेन फ़िल्टर होता है जो कि क्लेमेडिया और माइकोप्लाज्मा जो है उसके लिए उसके रिमूवल के लिए होता है। ये फॉर हीट लेबाइल सब्सटेंसेस के लिए होता है लाइक एंटीबायोटिक सीरा। केमिकल मेथड्स हम यूज़ करते हैं हीट सेंसिटिव मटेरियल्स के लिए लाइक प्लास्टिक्स एंड एंडोस्कोप्स, लेंजेस, ठीक है। तो इथाइलिन ऑक्साइड का जो चैम्बर होता है वो हम यूज़ करते हैं, और उसमें जो टेम्परेचर होता है वो 60 डिग्रीज़ होता है फॉर 6 आवर्स। और एक्टिवेटेड ग्लूटाराल्डिहाइड जो है 2%, वो आपने याद रखना है कि इट इज़ यूज्ड फॉर 20 मिनट्स। लेकिन अगर माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस या स्पोर्स हैं तो उसके लिए 2 to 3 आवर्स यूज़ करते हैं। दिस इज़ द ऑटोक्लेव एंड दिस इज़ द हॉट एयर ओवन। सो इसके यूक्यूज़ देख लें कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन स्टेरिलाइजेशन एंड डिसइंफेक्शन। सबसे पहले यह है कि डिसइंफेक्शन जो होता है उसमें नंबर ऑफ़ हार्मफुल माइक्रोब्स इज़ मिनिमाइज टू नेग्लिजिबल लेवल। स्टेरिलाइजेशन में क्या होता है, कम्प्लीटली फ्री हो जाता है। डिसइंफेक्शन में नेग्लिजिबल लेवल तक, और स्टेरिलाइजेशन में कम्प्लीटली फ्री ऑफ ऑल माइक्रोब्स। डिसइंफेक्शन सिर्फ वेजिटेटिव सेल्स को किल करता है, स्पोर्स को किल नहीं करता। स्टेरिलाइजेशन जो है वो वेजिटेटिव सेल्स और स्पोर्स दोनों को किल करता है। डिसइंफेक्शन वूंड्स जो होते हैं उनको डिसइंफेक्ट किया जाता है विद हाइड्रोजन पेरोक्साइड और अल्कोहल। और स्टेरिलाइजेशन जो है वूंड्स को स्टेरिलाइज नहीं करते, क्योंकि स्टेरिलाइजेशन हेल्दी सेल्स को भी किल कर देगा, ठीक है। तो वूंड के लिए हम डिसइंफेक्शन करते हैं। डिसइंफेक्शन ओनली रिड्यूसेस द इफ़ेक्ट ऑफ माइक्रोब्स, लेकिन इफ़ेक्ट जो है वो सिर्फ ख़त्म होगा डिसइंफेक्शन और स्टेरिलाइजेशन से, वो कम्प्लीटली ख़त्म हो जाएगा। डिसइंफेक्शन में केमिकल मेथड जो है वो मोस्टली हम यूज़ करते हैं, लेकिन स्टेरिलाइजेशन के लिए हम कॉम्बिनेशन यूज़ करते हैं केमिकल और फिज़िकल मेथड्स का। डिसइंफेक्शन में फ़िनोल, अल्कोहल, क्लोरीन, आयोडीन आते हैं, और स्टेरिलाइजेशन में हाई टेम्परेचर, स्टीम, रेडिएशन, फिल्ट्रेशन होती है। स्टेरिलाइजेशन जो है वो ओनली एडिक्वेट क्लीनलीनेस होता है, और स्टेरिलाइजेशन डिसइंफेक्शन में ओनली एडिक्वेट है, और स्टेरिलाइजेशन कम एक्सट्रीम क्लीनलीनेस करता है कि जो हमारे पास है। डिसइंफेक्शन वो डेली लाइफ में हम कर रहे होते हैं, जबकि मेडिकल और रिसर्च पर्पसेस के लिए स्टेरिलाइजेशन करते हैं। पास्चराइजेशन, ये सारा कुछ जो है वो डिसइंफेक्शन में आता है, जबकि स्टेरिलाइजेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स यूज ड्यूरिंग सर्जरी एंड ऑटोक्लेविंग, ये सारा कुछ स्टेरिलाइजेशन में होता है। कॉमन मेथड्स ऑफ स्टेरिलाइजेशन आपको पता है कि हीट में वो होता है ड्राई हीट, मॉइस्ट हीट, और जिसमें मॉइस्ट हीट में ऑटोक्लेविंग है, ड्राई हीट में हॉट एयर ओवन है। फॉर द सर्जिकल हीट इन सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट्स, लेकिन जो हीट सेंसिटिव होंगे उसके लिए हम क्या करेंगे, केमिकल स्टेरिलाइजेशन करेंगे। और रेडिएशन होती है फॉर द सर्जिकल रूम, और फिल्ट्रेशन होती है। इसके अलावा वो पूछ रहे हैं डिस्पोजेबल आर्टिकल्स जो है उनको कैसे आप स्टेरिलाइज करोगे। तो दीज आर स्टेरिलाइज्ड बाय गैमा रेडिएशंस, इथाइलिन ऑक्साइड एंड autoclaving. This is all about this chapter. These are the important UQs and these